नमस्कार, जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। जिस तरीके से कोविड ने एक बार फिर दस्तक दे दी है, जी हां, कोविड की सेकंड वेव देखने को मिल रही है और लोगों के मन में एक बार फिर कई ढेर सारे सवाल हैं, आकांक्षाएं हैं कि ये क्या है। बेसिकली अगर बात करें तो पहली वेव में सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे और इस बार सिम्टम्स के बिना ही जो है लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीएमओ डॉक्टर जेपी सिंह जी हैं। सर, मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि बेसिकली अगर बात करें तो वेव 1 और सेकंड में क्या फ़र्क है, क्योंकि सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में भी एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। क्या क्या सिम्टम्स रह रहे हैं इस बार और दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा? सबसे पहले थैंक यू। ये जो आपने फर्स्ट वेव का जिक्र किया था वो भी मार्च में ही स्टार्ट हुई थी, लास्ट ईयर मार्च में, और सितंबर में हम पीक पे गए थे जब जम्मू में हमारे पास 10,000 केसेस आ गए थे, पॉजिटिव केसेस एक ही महीने में, और वी हैड 140 डेथ्स सितंबर के महीने में ही। लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे कम होता गया और ऑलमोस्ट फरवरी के महीने में हम 254 केसेस पे आ गए थे। लेकिन अब फिर मार्च में जो हमें ट्रेंड मेरा देखने को मिल रहा है, मार्च में हमारे पास 654 केसेस आ गए और अप्रैल अभी तक चल रहा है। अप्रैल अभी तक हम 3000 केसेस पहुंच चुके हैं। अभी आज 23 तारीख है, तो ये केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। जो सिम्टम्स की बात आपने की, क्योंकि बेसिकली दिस इज़ ए वायरल इन्फेक्शन, तो वायरल इन्फेक्शन में कुछ सिम्टम कॉमन हैं दोनों में, जैसे बुखार आना, ज़ुकाम आना, कोल्ड जिसको बोलते हैं, गले में खराश, जनरलाइज बॉडी एक्स ये होती हैं, और कईयों को पेन चेस्ट भी होती है। लेकिन कुछ नए सिम्टम्स आए हैं, कुछ वो पहले में भी थे, जैसे कि टेस्ट का जाना, स्मेल का जाना, उसके बाद मुंह में छाले पड़ जाना, आंखों का लाल होना, जो हमारे नेल्स हैं उनका कलर चेंज हो जाना, और इस बार डायरिया जो कि जिसको दस्त कहते हैं उनका लगना, वो भी इसमें देखा जा रहा है। फिर कुछ वीकनेसेस हैं, लिम्स की वीकनेस हो जाती है, फेस की एक साइड की, जिसको हम फेशियल पैरालिसिस बोलते हैं। तो ये कुछ नए जो हैं सिम्टम्स वो आगे हैं, तो इसलिए इनमें ये डिफरेंस आ गया है जी। और ये जो सेकंड वेव जिसका हम बोल रहे हैं कि अब सेकंड वेव आई है, इसमें ये बहुत इतनी फास्ट चल रहा है, क्योंकि उसके जो कारण थे वो यही हैं। एक तो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर था, हमारे जो लोगों ने जो फॉलो करना था वो थोड़े से कम्प्लेसेंट हो गए। शादियां भी हुई, फेस्टिवल्स भी आए, और मार्केट्स भी खुली हैं, मॉल्स भी खुले हैं, और जो लोगों का इकट्ठा होना है उन्होंने अपना जो बिहेवियर था कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको बोलते हैं, जिसमें था मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना और फ्रीक्वेंट हैंड वॉश जो है, तो वो लोगों ने छोड़ दिया। हम मेट्रो में देखते थे इतनी फुल भरी हुई हैं, मास्क नहीं पहने हुए हैं, बसेस फुल जा रही हैं, तो वो एक रीज़न था कि ये जो बढ़ गया। और दूसरा, जो ट्रैवलर्स बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो वैष्णो देवी के यात्री हों, चाहे वो टूरिज़्म के हों, तो बाहर हमने जैसे देख रहे थे कि फरवरी के महीने में महाराष्ट्र ने पीक करना स्टार्ट कर दिया था, केरला कर्नाटका ने भी। उसके बाद वही जो लोग थे वो यहाँ पे एज ए ट्रैवलर्स, एज ए टूरिस्ट समझ लो, वो आए, और कुछ हमारे ही लोग बाहर जो गए थे वो भी आए। तो वो भी एक रीज़न है कि कुछ नई स्ट्रेन्स आ गई हैं, जिसके कारण ये जो है इतना इतना ज़्यादा फास्ट ये स्प्रेड हो रहा है जी। जो आपने स्ट्रेन्स की बात की सर, ये कौन कौन से स्ट्रेन्स हैं? क्योंकि अभी जो कुछ 2 दिन पहले जो एक प्रेस वार्ता की गई थी उसमें साफ तौर पर ये कहा गया कि 28 नए स्ट्रेन्स जो हैं जम्मू में पाए गए हैं, जो कि अभी तक कश्मीर में भी नहीं देखने को मिले हैं। तो ये स्ट्रेन्स कहाँ कहाँ से हैं और कौन कौन से स्ट्रेन्स जो हैं देखने को? जो कॉमन स्ट्रेन जो हम देख उसमें यूके की स्ट्रेन काफ़ी कॉमन है, और कुछ स्ट्रेन जैसे साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है, जहाँ ब्राज़ीलियन स्ट्रेन है, वो अभी कम है। और कुछ हमारे इंडिया के भी म्यूटेशन स्ट्रेन की बात चल रही है, वो हमें तक देखने में नहीं मिला जम्मू में। लेकिन यूके की स्ट्रेन जो है वो उसमें काफ़ी हद तक है, और इसकी जो ट्रांसमिशन है वो बड़ी फास्ट है, और इसका जो बचाव है वो है वैक्सीनेशन जी। तो सर, वैक्सीनेशन का आपने जिक्र कर दिया, तो वैक्सीनेशन पर भी एक सवाल है कि जिस तरीके से लोगों के अंदर वैक्सीनेशन सक्सेसफुल नहीं है, वैक्सीनेशन लगाएं या ना लगाएं एक ही चीज़ बराबर है, क्योंकि कुछ केसेस में देखने को मिला कि वैक्सीनेशन लगने के बाद भी जो है जो जिसने वैक्सीनेशन लगाया था वो व्यक्ति जो है पॉजिटिव आया है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में वो कई सारे सवाल जो है वैक्सीनेशन को लेकर उठ रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगाना या नहीं लगाना एक ही बराबर है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आम लोगों के लिए मैं आपके माध्यम से ये जानकारी दे दूं कि 16 जनवरी को हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव जो थी वो स्टार्ट हुई थी, जब हमने पहले अपने हेल्थ केयर वर्कर्स का जो वैक्सीनेट किया था। उसके बाद ये फ्रंटलाइन वर्कर्स शुरू हो गए, और 1 मार्च से आपको पता 60 ईयर्स प्लस शुरू हुए, और 1 अप्रैल को 45 ईयर्स के प्लस के लोग शुरू हुए। और जो जम्मू कश्मीर में जो वैक्सीन आई वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन थी, जो कि बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतरीन वैक्सीन है,
और अभी तक कल तक जो मेरे पास डाटा था, हम ऑलमोस्ट 3,50,000 लोगों को ये डोजेज हमारी तो चली जम्मू डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूँगा। और अभी तक हमें कोई इतना कोई एक तो इसका जो आफ्टर इफेक्ट्स और फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन होता है, जिसको साइड इफेक्ट बोलते हैं, कोई भी नहीं हमें नज़र आया। कोई मेजर साइड इफेक्ट कोई ऐसा नज़र नहीं आया और लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। लेकिन दूसरी बात जो आप जो कह रहे हो कि वैक्सीन लगाने के बाद भी कुछ पॉजिटिव हैं, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि वैक्सीनेशन की 2 डोजेज़ के बाद भी ये आपको कोई गारंटी नहीं है कि आपको कोविड इन्फेक्शन नहीं हो सकती, वो आपको हो सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यू आर सेफ, आपको जो इसकी सीवियरिटी है वो माइल्ड ही रहेगी, वो सीवियर नहीं होगी। हमारे पास बहुत एग्जाम्पल्स हैं, मेरे ऑफिस के लोग भी पॉजिटिव आए जिन्होंने को वैक्सीन हुई थी, बट जब उनका वो हमने CT स्कैन कराया गया तो दैट वाज ए वेरी माइल्ड निमोनिया, बड़ा कम था और इसलिए उसको होम आइसोलेशन में रखा और अब वो ठीक है। तो वैक्सीन कराने का मतलब यही है कि आपको सीवियर डिजीज़ नहीं होगी और जो सीवियर डिजीज होने के बाद जो दैट इज़ द डेथ, वो नहीं होगी। तो वैक्सीनेशन इज़ मस्ट। तभी हमने 45 का ऊपर ग्रुप इसलिए लिया था क्योंकि वो लोग हैं जिनको बहुत सारी बीमारी होती हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे आपकी हार्ट बीमारियाँ हो, चाहे डायलिसिस हो, चाहे हमारे कैंसर के पेशेंट्स हो। तो उन लोगों को हमने लिया था कि ये वल्नरेबल लोग हैं और जो हमने लास्ट ईयर देखा था फर्स्ट में, तो ये उन्हीं लोगों की डेथ काफ़ी हुई थी। तो इन लोगों को हमने प्रायोरिटी पे रखा था और इनकी वैक्सीनेशन अभी भी चल रही है। जी सर, वैक्सीनेशन का जिस तरीके से हमने ये क्लियर कर दिया, पर वहीं टेस्टिंग को लेकर भी सवाल है कि टेस्टिंग जो है, जैसे कि रैपिड और RT-PCR की अगर बात करें तो दोनों को डिफरेंशिएट करना मुश्किल है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि जो रैपिड है उसका जो टेस्ट रिजल्ट आता है वो सही नहीं होता है। लोगों के अंदर ये बहुत ज़्यादा है कि रैपिड करवाएंगे, अगर वो पॉजिटिव आता है तो इट डजंट मीन कि वो पॉजिटिव ही है। लोग इस तरीके की बात भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पहले भी इस पर काफ़ी बार क्लियरेंस मिल चुकी है, पर अभी भी लोगों के मन में ये है कि रैपिड टेस्ट जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है और रैपिड टेस्ट करवाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। ये भी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पूछा है, ये बार बार मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि 2 टाइप के हमारे पास टेस्ट अवेलेबल हैं, दोनों ICMR सर्टिफाइड हैं। एक आप जिसको हम रैट बोलते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट। ये एक ऐसा टेस्ट है जो कि बड़ा इंस्टेंट टेस्ट है, इमीडिएटली डिटेक्ट करता है। अगर आपकी बॉडी में कोविड एंटीजन है तो ये इमीडिएटली डिटेक्ट करता है उसको, और इसका जो पॉजिटिव आना मीन्स 100% पॉजिटिव, और उसके बाद आपको दूसरा RT-PCR टेस्ट कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इन लोगों को जिनको हम कोविड ये करते हैं रैपिड टेस्ट, पॉजिटिव आता तो चुपचाप अगर एसिम्प्टोमेटिक्स हैं अपने घरों में बैठ जाएं, बाहर बिल्कुल नहीं आएँ और बाहर नहीं जाएं कि हमने जी अभी RT-PCR ही कराना, ये टेस्ट ऐसे ही, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ ए वेरी गुड टेस्ट और इमीडिएटली हमें पता जाता है, और आज हमारी इसमें पॉजिटिविटी भी बढ़ रही है जैसे जैसे बढ़ रहा है। दूसरा जो आपका RT-PCR टेस्ट है, जैसे गोल्डन जो हमारा टेस्ट है, और ये जो टेस्ट है इसमें भी आप ये नहीं बोलते कि 100% कैच करेगा, इसकी जो लिमिट है दैट इज 80%। अगर 100 लोग पॉजिटिव होंगे तो 80% को ये कैच कर, 20% को ये भी छोड़ देगा। तो इसका ये मतलब नहीं है, बट जब रैपिड आपका पॉजिटिव है आपको RT-PCR कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो लोग सिम्टोमेटिक्स हैं, जिनको ये सारी तकलीफ़ें हैं, उन लोगों को अगर रैपिड नेगेटिव आता है तो दे शुड गो फॉर RT-PCR, उनको कराना चाहिए, ना कि सभी लोगों को कराना चाहिए। जी सर, आखिर में मेरा ये सवाल रहेगा कि जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लोग होम आइसोलेट हो रहे हैं, होम क्वारंटीन हो रहे हैं, उनके लिए क्या प्रोसीजर्स रहेंगे इस बार भी फॉलो करने के लिए? क्योंकि पहले तो हमने देखा कि जो कोविड पॉजिटिव आता था उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता था, बट इस बार ऐसा नहीं है। हिदायत दी जा रही है कि घर पर ही आइसोलेट होना है, क्वारंटीन होना है। उन्हें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं और कितने दिन बाद जो है टेस्ट दोबारा करवाने की भी ज़रूरत है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखो अभी मैक्सिमम लोग जो आ रहे हैं, वो अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि हमारे 80 to 85% लोग जो पॉजिटिव्स हैं दे आर एसिम्प्टोमेटिक, उनको कुछ भी नहीं है, उनको लगता ही नहीं है कि हमें कुछ ऐसी बीमारी है। उन लोगों को, बट दे आर पॉजिटिव, वो पॉजिटिव हैं, अपने घर वालों के लिए भी, फैमिली के लिए भी खतरनाक हैं, अपने दोस्तों के भी और अपने ऑफिस जहाँ पे काम उनके लिए भी खतरनाक। इसलिए इन लोगों को हम होम आइसोलेट करते हैं। तो होम आइसोलेशन का मतलब ये हुआ कि ये वो लोग हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, इनको कुछ बड़े प्रिकॉशन लेने होते हैं। जैसे घर में एक अलग इनका रूम हो जिसमें वेंटिलेशन भी हो, ये नहीं हो कि उधर AC लगा हो और उसमें बैठ जाए, अच्छी सी वेंटिलेशन हो, नॉर्मल एयर हो, और उसमें जो है अलग से एक बाथरूम, वॉशरूम उसका होना चाहिए। उसको जो खाना देना है वो एक अगर डिस्पोजेबल आ सकता है वो आए, नहीं आए तो उसके लिए सेपरेट बर्तन में वो खाना है, वही बर्तन वो यूज़ करे। जो बाकी घर वाले हैं उसके, वो जो है वो उसके रूम में नहीं जाएँ, बाहर रहें, बाहर से उससे बात करें, बाहर से उसको खाना दें। और ये जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं जो एसिम्प्टोमेटिक्स, ये सिर्फ 10 दिन की बात है। अगर 10 दिन तक वो आने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब नाउ ही इज़ फ्री, उसको कोविड नहीं है। उसके बाद 4 दिन का स्कोर दे दो टाइम, 14 डेज़ के बाद इज़ आउट, वो बाहर आएगा और अपने परिवार से मिल जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन
जो होम आइसोलेशन पेशेंट्स हैं, अगर उनको कोई भी तकलीफ हो, जैसे सांस एकदम चढ़ जाना, सांस का ज़्यादा बार चलना, वो दूसरा उसका बुखार नहीं ठीक हो रहा है, बड़ा हैवी फीवर हो गया, हाई ग्रेड फीवर हो गया, और हमने एक पल्स ऑक्सीमीटर एक होता है मशीन जो हम उंगली में लगाते हैं, तो उसमें लगाने से हमें ये पता चलता है कि जो पेरिफेरल सैचुरेशन है हमारी ऑक्सीजन की, वो हमारी बॉडी में कितनी है। तो वो जब लगाते हैं तो उसका जो है वो नॉर्मली 94-95% से ऊपर आना चाहिए। लेकिन अगर वो कम हो गई, समझो कि 90 से कम जो होगी, तो उसको इमीडिएटली कॉल करनी है। कहाँ कॉल करनी है? 108। ये मैं दोहराता हूँ, 108 हमारा एक नंबर है, जो हमारा कॉल सेंटर का नंबर है। ये एम्बुलेंस का नंबर भी है, लेकिन जब उसको बोलोगे तो उसने बोलना है कि मैं पॉजिटिव हूँ, मेरी ये मेरी प्रॉब्लम है, तो काइंडली क्लियर कर जाओ। इमीडिएटली आपकी कॉल डाइवर्ट कर जाएगी टू ए कंसर्न डॉक्टर। वो आपको गाइड करेगा कि अब आपने कैसे करना है। तो जो कुछ अलामतें हैं जिसके लिए वो थोड़ा सा ख्याल रखें, जैसे मैंने बोला डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग हो, वो उसमें उसको फटाफट ये बताना चाहिए डॉक्टर को। ऑक्सीजन सैचुरेशन डिप करना, बेहोशी जाना, और कई बार क्या होता है लकवा जैसे मार जाना, एक पार्ट आपका जो है वो डम्बनेस हो गई या पैरालाइज हो गया, चाहे वो फेस का पार्ट हो। तो अगर ऐसी चीज़ें उसको होने लगें, सीजर्स जैसे हम जिसको मिर्गी के दौरे जैसे बोलते हैं, वो पड़ना शुरू हो जाएँ, तो इमीडिएटली उसको डॉक्टर से कंसल्ट करके और उसको हॉस्पिटलाइजेशन करना होगा। और जिस कमरे में वो है, और जो लोग उसको कमरे को वेंटिलेशन कर रखनी है खुली, अपने घरों को जो खिड़कियाँ वो खुली रखें, हवा पंखा लगा लें, कोई बात नहीं गर्मी में, तो वो करें। और ताकि जो वायरस है, क्योंकि एयर में है ना, एयर से वो इमीडिएटली उसका जो बाहर चलता रहेगा और एयर फ्लो से वो बाहर चल जाए, इसलिए इन चीज़ों का बड़ा ही ज़रूरी ख्याल रखना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। और ये थे हमारे साथ डॉक्टर जेपी सिंह, जो कि सीएमओ है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, और इन्होंने हमारे कई सवालों के जवाब दिए, वो सभी सवाल जो एक आम इंसान के मन में इस पर चल रहे हैं। और आम इंसान ये सोच रहा है कि किस तरीके से इस सेकेंड वेव से छुटकारा पाया जा सकता है। लगातार कई क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि कई सवालों के जवाब आप लोगों को मिल चुके होंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है तो ज़रूर साझा कीजिएगा, और हम नेक्स्ट एपिसोड में कोशिश करेंगे कि उन सवालों के भी जवाब आपको मिल सकें। तो जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।